हेलो फ्रेंड्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के विषय में। मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस एमसी। मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली प्राइमेट मैमल्स का एक फीचर है। इट इज़ अ फीचर ऑफ प्राइमेट फीमेल मैमल्स। ठीक, प्राइमेट क्या होंगे? प्राइमेट इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल। इट इंक्लूड मोंकी, एप्स, ह्यूमन इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो प्राइमेट मैमल्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है इसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। जबकि जो नॉन प्राइमेट्स हैं, है ना, जो नॉन प्राइमेट्स हैं जैसे इनके अलावा काव है, गोट है, लायन है, या अदर एनिमल्स हैं, है ना, मोंकी, एप और ह्यूमंस के अलावा जो अदर एनिमल हैं, नॉन प्राइमेट जो मैमल्स हैं, उनकी फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होगी इसको जनरली कहा जाता है एस्ट्रस साइकिल, है ना, इसको कहा जाता है एस्ट्रस साइकिल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए कि नॉन प्राइमेट फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल को किस नाम से जानते हैं? दैट इज द एस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पता लगता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है और लगभग फीमेल रिप्रोडक्टिव एक्टिव हो जाती है 11 से 13 ईयर में, और ये रिप्रोडक्टिव एक्टिव रहती है लगभग 50 साल की उम्र तक। तो जब कभी भी किसी फीमेल में फर्स्ट बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी तो दैट इज कॉल्ड मेनार्ज। तो इसे हम इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम मेनार्ज कहते हैं। और लास्ट जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। तो मेनार्ज की स्टार्टिंग 13 ईयर तक हो जाती है, 11 to 13 ईयर तक, और मेनोपॉज लगभग 50 ईयर की एज में होगा। मेनोपॉज लगभग 50 ईयर की एज में होगा। किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलती तो कहा जाता है कि फीमेल इज नॉट रिप्रोडक्टिवली एक्टिव और दैट इज स्टेराइल फीमेल, और वो फीमेल स्टेराइल फीमेल होगी, है ना। और मेंस्ट्रुअल फीमेल जिसमें चलेगी दैट इज रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फीमेल। और ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये 4 हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल रहती है ना। तो हार्मोन्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगर हार्मोन्स की बात करें तो केवल अभी हम नाम देखेंगे इनका। तो दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, बोथ आर सेक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, while एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज सेक्रेटेड फ्रॉम द ओवेरियन हार्मोन। तो ये 4 हार्मोन हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं आगे हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके अगर फेजेस की बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस की बात करें तो देयर आर 4 फेजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में लगभग 4 फेज आएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल की रिप्रोडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है तो ये साइकिल चलेगी। और इस साइकिल का जो ड्यूरेशन है ना, जो टोटल जो ड्यूरेशन है इस साइकिल का दैट इज 28 to 29 डेज। 28 से 29 दिन की एक साइकिल है ना। इस साइकिल में क्या होगा? एग का प्रोडक्शन होगा और एग सेकेंडरी oocyte के स्टेज में ओवरी से रिलीज होगा, है ना। और यूट्रस अपने आप को तैयार करेगा किसके लिए? आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले नए बच्चे को डेवलप करने के लिए। तो 2 जगह इसमें चेंजेस होने हैं, है ना। 28 दिन की साइकिल और हर 28 दिन में ये साइकिल रिपीट होती है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल तभी सीज होगी, तभी बंद होगी जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, है ना। और प्रेगनेंसी के बाद, है ना, जब पार्चुलेशन की प्रोसेस होगी, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो कुछ समय तक सीज रहेगी, लेकिन उसके बाद फिर ये स्टार्ट हो जाएगी और 50 साल की उम्र तक लगभग चलती रहती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो चेंजेस होंगे 2 जगह चेंजेस हैं। एक तो ओवेरियन चेंजेस हैं और दूसरा यूटेराइन चेंजेस हैं। ओवरी के अंदर जो चेंज होंगे यहाँ पर डेवलपमेंट होगा किसका? मैच्योर मेमेलियन फॉलिकल का। और मैच्योर मेमेलियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte डेवलप होगा, है ना। और इसके डेवलपमेंट में लगभग 13 दिन का समय लगता है। और 14वें दिन इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है वो ओवरी से बाहर रिलीज हो जाएगा और फैलोपियन ट्यूब में इस वाले एरिया में पहुंचेगा। एग इधर को 12 से 24 घंटे तक एक्टिव रहेगा और इसके बाद ये इनएक्टिव हो जाएगा, है ना।
ह्यूमन मेल वेजिना में स्पर्म्स को डिपॉजिट करेगा एंड दीज स्पर्म रीचेस टू दी एग, है ना, कहाँ, ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब के एम्पोलरी स्टमक रीजन में फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। और इसी दौरान दूसरा चेंज यूट्रस की वॉल में होगा। यूट्रस की वॉल अपने आप को खुद प्रिपेयर कर रही होगी, जिससे कि जो फर्टिलाइज एग है वो आगे डेवलप होगा, कहाँ, यूट्रस के अंदर। फर्टिलाइज एग डेवलप करके बेबी को डेवलप करेगा, है ना, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से बेबी का डेवलपमेंट होगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो ये एंडोमेट्रियम, जो अंदर एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस की सबसे इनर वॉल जो एंडोमेट्रियम है, जिसने न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के साथ एक्युमुलेट किया है, ये शेड ऑफ हो जाएगी, ये ब्रोकन डाउन होगी और पूरा ब्लड वेजिना से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और जिस दिन से ये ब्लड बाहर निकलने लगेगा, मतलब जिस दिन से मेंस्ट्रुअल होगा, मेंस्ट्रुअल मींस ब्लड का बाहर आना, है ना, उस दिन से हम इस रिप्रोडक्टिव साइकिल का पहला दिन काउंट करेंगे। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि 14वें दिन ओवुलेशन होगा, 14वें दिन के बाद एग, 15वें दिन लगभग 14वें दिन के बाद 15वें दिन में लगभग ये एम्पोलरी स्टमक रीजन में पहुंचेगा, किसके, इस फैलोपियन ट्यूब के। अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो सही है, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो एंडोमेट्रियम तैयार हुई है वो शेड अप होकर कुछ दिनों के बाद बाहर गिरने लगेगी, 28वें दिन के बाद बाहर गिरने लगेगी। 14 दिन यहाँ है, 14 दिन यहाँ को वेट होगा और उसके बाद ये बाहर गिरने लगेगी और उस दिन से मेंस्ट्रुएशन का पहला दिन माना जाएगा। तो कुल मिलाकर मेंस्ट्रुएशन के दौरान 4 फेजेस होते हैं और ये पूरी प्रोसेस हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल रहेगी, अंडर हार्मोनल कंट्रोल में रहेगी। ये 4 फेजेज कौन कौन से हैं और ये कैसे ये फेजेस आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, जो पहला फेज है दैट इज दी मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें जो एंडोमेट्रियम में जमा जो ब्लड है वो बाहर निकलने लगेगा, एंडोमेट्रियम ब्रोकन डाउन करेगी एंड मेंस्ट्रुएशन बिगेन्स, और मेंस्ट्रुएशन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो फेज है दैट इज दी मेंस्ट्रुएशन फेज और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 1 to 5 डेज, 1 से 5 दिन का ये फेज होगा। सेकेंड फेज फॉलिकुलर फेज होगा, फॉलिकुलर फेज ये स्टार्ट होगा 6 to 13th डे और यहां पर को इस फेज के दौरान एंडोमेट्रियम दोबारा से प्रोलिफरेट करेगी, है ना। जो एंडोमेट्रियम सेड ऑफ हो चुकी है, मैंने कहा था कि जो एंडोमेट्रियम है ये सेड ऑफ हो गई, सेड ऑफ होने के बाद 6 दिन से ये दोबारा से तैयार होने लगेगी, अपने अंदर ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा करना स्टार्ट करेगी, है ना। प्रोलिफरेशन इसमें होगा, तो ये प्रोलिफरेटिव फेज कहलाएगा या फॉलिकुलर फेज कहलाएगा, है ना। और इसके बनने में 6 से लेकर 13 दिन का समय लगेगा। साथ साथ यहां एग का प्रोडक्शन भी स्टार्ट होगा, मींस जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। तो फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज इसको हम कहेंगे। ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, फॉलिकल्स बनेंगे और यूट्रस के अंदर यूट्रस की जो वॉल है एंडोमेट्रियम है इसका प्रोलिफरेशन होगा इस फेज में, तो 6 to 13 डेज में लगेंगे। जो तीसरा फेज है वो आएगा ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज देखिए, ओवुलेटरी फेज 14th डे होगा, 14 डे, 14वें दिन लगभग ओवुलेशन हो जाता है। और ओवुलेटरी फेज का मीन्स है कि जो ये मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte बना है ये ओवरी से बाहर इसका रिलीज होना, तो दैट इज कॉल्ड ओवुलेटरी फेज। ये 14वें दिन होगा, 14th डे ये फेज होगा, है ना। और इस ओवुलेटरी फेज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज दी LH, और LH का कंसंट्रेशन यहां आपको पीक पर होता है ना। धीरे धीरे LH का कंसंट्रेशन मेंस्ट्रुअल से फॉलिकुलर की ओर बढ़ रहा होगा और ओवुलेटरी फेज के दौरान इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, ये पीक पर होगा, ठीक है ना। और जैसे ओवुलेशन होगा तो ओवुलेशन होने के बाद जो रिमेनिंग सेलुलर मास है दैट इज कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करेगा और इस ओवुलेटरी फेज के बाद ही प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इससे पहले प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होता है, कम रहता है। तो लास्ट फेज है ल्यूटियल फेज। ये 15वें दिन से 28वें दिन तक होगा, 15 to 28 डे।
ठीक है, 15वें दिन से 28वें दिन तक ल्यूटियल फेज होगा और फिर दोबारा से कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज। कब? अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो। जैसे ही एग फर्टिलाइज होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाएगी चाइल्ड बर्थ के कुछ समय बाद तक। चाइल्ड बर्थ के कुछ समय बाद तक मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाएगी। तो सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल फेज है ना, अगर मेंस्ट्रुअल फेज की अगर बात करें तो मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम क्या होगी, ब्रोकन डाउन होगी। एंडोमेट्रियम ब्रोकन डाउन होगी और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा और 1 से 5 दिन तक ये चलेगा। ये मेंस्ट्रुएशन 1 से 5 दिन तक चलेगा। और इस समय इस मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, इस मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका लेवल लो रहेगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल है दैट इज लो, वो रिड्यूस रहेगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, इसके बाद अगर हम फॉलिकुलर फेज में आते हैं, फॉलिकुलर फेज में एंडोमेट्रियम रिबिल्ड, दोबारा से एंडोमेट्रियम बन जाएगी, है ना, एंडोमेट्रियम यहां को बनेगी और जो प्राइमरी फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेफियन फॉलिकल में। जो प्राइमरी फॉलिकल है दैट इज कन्वर्टेड इनटू दी ग्रेफियन फॉलिकल। और इस टाइम पर जो एस्ट्रोजन का लेवल है ये धीरे धीरे बढ़ेगा। एफएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH, एस्ट्रोजन लेवल ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। ओवुलेटरी फेज की अगर बात करें तो इस समय ओवुलेशन होगा, मींस सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकलेगा, है ना। तो LH का जो लेवल रहेगा ये हाई रहेगा, वेरी हाई, है ना। तो LH का लेवल आपको पीक पर होता है ना। और LH के साथ साथ FSH का लेवल भी पीक पर रहेगा। LH और FSH दोनों का जो लेवल है वो पीक पर रहेगा और यहां आपको एस्ट्रोजन का लेवल भी पीक पर रहेगा। एस्ट्रोजन लेवल भी हाई रहेगा, पीक पर रहेगा, सबसे टॉप पर रहेगा। देन द ल्यूटियल फेज आएगा, तो ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। ये किससे बनता है, जो ग्रेफियन फॉलिकल है उसकी जो रिमेनिंग वॉल्स हैं, जैसे जो थीका लेयर है, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा लेयर है, इन लेयर से कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा। देखिए इन चीज़ों को समझने के लिए आपने आगे की वीडियो लगातार देखनी होंगी। जब आगे की वीडियो आप लोग देखेंगे तो तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोडक्शन होगा और इस दौरान प्रोजेस्टेरॉन जो लेवल होगा वो हाई होगा, वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पीक पर रहेगा। क्लियर, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपको पीक पर रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, ओवुलेशन फेज के बाद ल्यूटियल फेज के दौरान फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पीक पर ही रहेगा, है ना। अदरवाइज नेक्स्ट साइकिल की स्टार्टिंग के साथ ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी, फर्टिलाइजेशन न होने की स्थिति में ल्यूटियल फेज में एक बार तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल टॉप पर होगा, फिर धीरे धीरे घटेगा, है ना। और फिर दोबारा जब मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट होगा तो यहाँ आपको फिर से लो हो जाएगा। तो एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। ये एंडोमेट्रियम है ना। तो एंडोमेट्रियम की चेंजेस को दिखा रखा है सबसे नीचे। इस पर देखिए 1 से 5 दिन के दौरान एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है ना, शेड ऑफ हो रही है। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज है। दूसरे फेज में आप देखेंगे कि एंडोमेट्रियम दोबारा से रिबिल्ड होने लगी, है ना, रिबिल्ड होने लगी और 15वें दिन लगभग पूरी रिबिल्ड हो गई। तो 6 से लेकर जो 13वां दिन है फॉलिकुलर फेज कहलाता है और 14वां जो 14th डे होगा दैट इज ओवुलेटरी फेज। और देन जो लास्ट फेज होगा दैट इज द ल्यूटियल फेज, है ना। ल्यूटियल फेज में भी ये लगातार बन रही है ना। और ल्यूटियल फेज जैसे ही खत्म होगा, जब मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट होगा, यहाँ से मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो गया 29 के बाद, तो ये एंडोमेट्रियम सेट ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हार्मोन्स में देखें, ओवेरियन हार्मोन्स देखें और पिट्यूटरी हार्मोन्स का कंसंट्रेशन देखें, लेवल देखें, तो आप देखेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन बिल्कुल कम है। और कब ये बढ़ रहा है, यहाँ आपको ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन के बाद जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम बना है, हम देख रहे हैं कि इधर को क्या हो रहा है, ये तो हमने
यूट्रस की वॉल में चेंजेस देखे, ये ओवरी के अंदर के चेंजेस हैं। धीरे धीरे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी ग्रेफिन फॉलिकल, फिर यहाँ पर ओवुलेशन 14वें दिन हुआ है ना। ओवुलेशन के दौरान LH ये एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन सबसे टॉप पर है, LH का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और ये रेड वाला FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, इसका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है। तो देखो 3 हार्मोन का कंसंट्रेशन 14वें दिन सबसे ज़्यादा पीक पर होता है। दीज आर एस्ट्रोजन, LH एंड FSH, है ना। और उसके बाद जब ये एग बाहर निकल गया सेकेंडरी oocyte की स्टेज में, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन हम ज़्यादा देखेंगे। ये जो रेड वाला है दैट इज दी प्रोजेस्टेरॉन, तो ये प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा देखेंगे। औरों का कंसंट्रेशन LH हो, FSH हो या फिर एस्ट्रोजन हो, इसका कंसंट्रेशन पहले कम होगा फिर बाद में बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कंसंट्रेशन किस तरीके से बढ़ रहा है और किस तरीके से घट रहा है, इन चीज़ों को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। आगे हम इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।